यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज जो आपकी चल रही है उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कर लिया है, और टेस्ट में पूरा आपका कम से कम 1 यूनिट से मुझे लग रहा है कि 200 प्रश्न तो हो ही जा रहे हैं। ठीक है, 100 तो मिनिमम है ही। प्रीवियस ईयर को मिला के लगभग 200 प्रश्न कम से कम 1 यूनिट से हो जा रहा है। ये 11 से चल रहा है। जिसको जुड़ना है तो आप जो है हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8318011238। ये देखिए आपका टीजीटी पीजीटी भी आगे स्टार्ट होगा। अभी ये असिस्टेंट प्रोफेसर का चल रहा है। इतना आपका इसका सिलेबस का पूरा दिया गया है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज भी और फुल टेस्ट भी 70 प्रश्नों का 10 सेट आपका 70 प्रश्नों का है और हर यूनिट से है। ठीक है, तो इसमें देखिए 11 से चल रहा है। तो जो लोग बाद में भी जुड़ेंगे उनको भी ये सारा का सारा जो पीडीएफ वीडियो है ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो हर एक यूनिट से आपका जो है पीडीएफ इसका है, इसके बाद आंसर की है, फिर आपका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी इसका मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना कर लिया भौगोलिक विचारधारा। आज आपका जनसंख्या भूगोल हो गया है, और जो 25 वाला था ये आज ही हम लोगों ने 24 को ही अधिवास भूगोल का भी कर लिया है। इसके बाद आपके पास देखिए 2 से 3 दिन 1-2 दिन का गैप होता है, तो उसमें आप रिवाइज करते चलिए, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा इसमें। और जैसे ही अगर आपका जो ऑफिशियल साइट पे आ जाती है अगर अप्रैल में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको और कंटिन्यू करके दोबारा से आपका रिवीजन वहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। इसका फुल कोर्स जो है वेबसाइट ये आपका ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, जीएस बाय दिवाकर जो एप्लीकेशन है उस पर भी अवेलेबल है। ये टेस्ट भी आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सअप करिएगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, दोनों जगहों पे। तो आप यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे कराया जाएगा। और ये हमने कब तक का किया है, 10 फरवरी तक का पूरा शेड्यूल आपका बनाया गया है। ठीक है ना, ये फुल लेंथ एक्स्ट्रा 5 टेस्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम पे भी आपका टेस्ट जो फ्री टेस्ट है वो टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, जो हर किसी के लिए। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। ठीक है, तो ये आपका वहाँ पे ऑफिशियल चैनल है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वो फ्री टेस्ट है उस पर भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे संपूर्ण जो थ्योरी आपकी है पूरी थ्योरी पे अलग से टेस्ट कराया जाएगा। पॉइंटर नोट्स यहाँ पे होता ही है, साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो बुक्स वगैरह है वहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट वाले पीडीएफ भी हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ग्रुप में आपको मिल भी जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें सारा। हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो यहाँ पे अपना जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि जो एक तो आपका चल ही रहा है स्थल मंडल से संबंधित, दूसरा आपका टॉपिक है यहाँ पे मानव भूगोल एवं अधिवास से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को अपन लोग व्याख्या के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। क्योंकि ये आपको इसलिए शुरू किया जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो मैंने सोचा इसी को अब शुरू किया जाए। क्योंकि आपका जो पेपर है यूजीसी नेट का वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है, और साथ में आपके कई सारे सेट एग्ज़ाम भी हैं, और आपका जो पीजीटी एग्ज़ाम है यूपी पीजीटी का वो भी आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने लेवेंसराम की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? कार्ल हाउसहोफर के द्वारा, डब्ल्यू किस्टॉलर के द्वारा, जीन गॉटमैन के द्वारा, या फिर रेडजेल के द्वारा? तो देखिए जो लेवेंसराम है इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? अगर आप लोग को आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में करते जाइएगा। ये जो अवधारणा है फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा दी गई थी। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यू क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। फ्रेडरिक रेडजेल, इन्होंने लेवेंसराम की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। रेडजेल जो कि प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने का अग्रणीय कार्य किया था। यानी कि जो मानव है उसको इन्होंने स्थायी माना था और उनको स्थान प्रदान भी किया था। कार्ल हाउसहोफर 1924 में मुनचेन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इन्होंने भू राजनीति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया। डब्ल्यू किस्टॉलर, इन्होंने दिया था केंद्रीय स्थान सिद्धांत, ये इनका पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत दक्षिण जर्मनी के बस्तियों के अध्ययन पर आधारित था। ये भी इसका नोट करके चलिएगा कि जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत था उसको किस पर आधारित किया गया था, तो ये आपका दक्षिण जर्मनी पर आधारित था। ठीक है, मेगालोपोलिस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो जीन गॉटमैन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से इनका यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेवेंसराम की संकल्पना किसके द्वारा
प्रतिपादित की गई थी, वही क्वेश्चन आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नीचे यहाँ पे लेखक दिए गए हैं और उनकी पुस्तकें दी गई हैं। तो चलिए कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये अपन लोग लगा लेते हैं। पुस्तकें आप लोग जितने भी यहाँ से क्वेश्चन करेंगे इनको ही कर जाएंगे तो आपका क्या होगा, जो पेपर में पूछे जाते हैं वो सभी आपके कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कार्ल लेटर दिया गया है, R.E. डिकिंसन, रिचर्ड हर्टसन एवं डेविड हार्वे दिया गया है। तो जो कार्ल लेटर हैं इनकी जो पुस्तक है, फेमस पुस्तक इनकी कंपैरेटिव ज्योग्राफी कार्ल लेटर के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में R.E. डिकिंसन इनके द्वारा लिखी गई थी द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। रिचर्ड हर्टसन की देखिए पुस्तक है यहाँ पे आपकी जो नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये आपकी किसकी हो जाएगी, हर्टसन की। और डेविड हार्वे के द्वारा लिखी गई थी एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नीचे ये यही दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। कार्ल रिटर के द्वारा कंपैरेटिव ज्योग्राफी लिखी गई है। R.E. डिकिंसन के द्वारा द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी लिखा गया है। रिचर्ड हर्टसन के द्वारा द नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखी गई है। डेविड हार्वे के द्वारा एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विद्वान दिए गए हैं और उनके मॉडल्स दिए गए हैं। मेंडाल ने कौन सा मॉडल दिया था, यहाँ पर दिया गया है संचयीकरण मॉडल दिया गया है। बॉर्डुविले के द्वारा परिवहन मॉडल बता रहे हैं। और जो फ्रीडमैन है इनके द्वारा केंद्रीय उपांत मॉडल बना रहे हैं। और फ्रैंक के द्वारा निर्बलता मॉडल बता रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो बॉर्डुविले है, बॉर्डुविले का यहाँ पे परिवहन मॉडल हो जाएगा, संचय कारण मॉडल हो जाएगा। जो रिमर है, रिमर का दिया था यहाँ पे, ठीक है, रिमर ने दिया था कौन सा, परिवहन मॉडल। बॉर्डुविले का नहीं होगा ये, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बी ही गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने परिमाणात्मक क्रांति को गृह युद्ध का नाम दिया था। किसने दिया था, थॉमस कोहन ने, डडले स्टाम्प ने, डेविड हार्वे ने, या फिर एडवर्ड अगस्टस एकरमैन ने। तो किसने दिया था जो परिमाणात्मक क्रांति को गृह युद्ध का नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो वो आपका डडले स्टाम्प है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। जो डडले स्टाम्प हैं इन्होंने परिमाणात्मक क्रांति को गृह युद्ध का नाम दिया। मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक क्रांति के अंतर्गत गणितीय एवं सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए भौगोलिक तथ्यों व वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर अधिक जोर दिया जाने लगा। मात्रात्मक क्रांति के विकास में मैकार्टी, सोरले, पीटर हैगेट, ग्रेगरी, चैपमैन, बेरी एवं गैरिसन, इन सभी के नाम आते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, योगदान दिया था मात्रात्मक क्रांति में। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से भूगोल में द्वैतवाद प्रस्तुत करता है। आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, जनसंख्या एवं जनांकिकी भूगोल, प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल, ग्रामीण एवं सामाजिक भूगोल। तो जो आपका द्वैतवाद है जिसमें भूगोल को दो भागों में बांटा गया था वो कौन सा हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल के अनुसार ही भूगोल को दो भागों में बांटा गया था। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल भूगोल में द्वैतवाद के प्रमुख उपागम है। क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति को विकसित करने का जो पहला श्रेय जाता है वो हम्बोल्ट को जाता है। हम्बोल्ट की अध्ययन पद्धति आनुभाविक एवं आगमनात्मक थी, जबकि जो प्रादेशिक उपागम है वो क्रमबद्ध भूगोल ही है, जो किसी लघु क्षेत्र या फिर प्रदेश के संदर्भ में किया जाता है। आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के विकास में कार्ल रिटर का महत्वपूर्ण योगदान है। गालो, ब्रून्स, ब्लॉस एवं डी मार्तोनी, इन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे, तो इनके नाम भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे, भूगोल में मानवतावादी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। जूलियन बॉलपर्ट ने, यीफू तुआन ने, विलियम किर्क ने, या फिर डेविड हार्वे ने। तो जो यीफू तुआन हैं आप लोगों के, इन्होंने क्या किया था, भूगोल में मानवतावादी भूगोल की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। यीफू तुआन से यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है।
भूगोल में मानवतावादी संप्रदाय की स्थापना यीफू तुआन के द्वारा की गई थी। भूगोल में मानववाद का सबसे पहले आरंभ अपने स्थल रूप में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्लॉन्स के नेतृत्व में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था। जो ब्लॉन्स थे वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ब्लॉन्स द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट जीवन पद्धति और संभववाद मानववादी उपागम के ही विशिष्ट स्वरूप हैं, जबकि जूलियन बॉलपर्ट, विलियम किर्क, कॉक्स, गॉलेज, गुडी, प्रेड व्यवहारवादी उपागम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया था। ठीक है, तो जो व्यवहारवादी हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, इनका नाम याद रखिएगा। जूलियन बॉलपर्ट हो जाएंगे, विलियम किर्क हो जाएंगे, कॉक्स हो जाएंगे, गॉलेज हो जाएंगे, गुडी है एवं प्रेड है। ठीक है, प्रेड का नाम बहुत ज़्यादा व्यवहारवाद में पूछा जाता है। यीफू तुआन ने सबसे पहले मानवतावादी शब्द का प्रयोग किया था, उसके बाद में ब्लॉन्स ने इसको आगे बढ़ाया था। जो यीफू तुआन है इन्होंने 1976 में इसका उपयोग किया था। चलिए आगे बढ़िए। फिर से वही क्वेश्चन आप लोगों का, जो मानवतावाद की विचारधारा है इसका प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? तो यहाँ पे आपका तुआन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसे भूगोल में मानवतावादी दृष्टिकोण का संस्थापक माना जाता है? तो देखिए आपका फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये वाला एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका कई बार टुआन लिखा आता है, टॉन लिखा आता है, तुवान लिखा आता है, तो नाम वही है। आगे बढ़िए। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है आपका रिपीट हुआ है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन टुआन हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, कौन सा सही से सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया है। अल मसूदी की रूट्स एंड रियलम बता रहा है, अल बाल्खी की किताब अल अस्कल बता रहा है, अल बरूनी की किताब अल हंद बता रहा है और इब्न खल्दून की अल मुकदमा बता रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी सही नहीं है ये बता रहा है। तो देखिए जो रूट्स एंड रियलम है जो कि अल मसूदी की बता रहे हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि जो रूट्स एंड रियलम है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्न हाकल के द्वारा लिखी गई थी। अल मसूदी की सोन की चारागाहें जवारत की खाने हैं, ये अल मसूदी के द्वारा लिखी गई थी। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वही गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है? C.A.M. किंग के द्वारा लिखा गया है, W.M. डेविस के द्वारा, जेम्स हटन के द्वारा या फिर W. पेंक के द्वारा? तो जो वर्तमान भूतकाल की कुंजी है ये स्टेटमेंट दिया गया था आप लोगों के जेम्स हटन के द्वारा, काफ़ी फेमस है। इसी को एक रूपतावाद का सिद्धांत भी इसमें आ जाता है आप लोगों का, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए इसमें। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन दिया गया था जेम्स हटन के द्वारा। जेम्स हटन ने ही एकरूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन 1785 में किया था। उन्होंने बताया था कि जो भूगर्भिक प्रक्रम है भूगर्भिक इतिहास में प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे। इसी आधार पर उन्होंने प्रतिपादित किया कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है। जैसा अपन लोग आज देख रहे हैं वैसा ही पास्ट में हुआ है। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया था? जेम्स हटन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही आया है, एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो आपका कॉटन है, डट्टन है, हटन है या फिर डॉल्टन है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से वक्तव्य दिया गया है, वही क्वेश्चन आपका वर्तमान भूत की कुंजी है, तो यहाँ पे आपका जेम्स हटन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। व्यवहारवाद किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया था? पर्यावरणीय निश्चयवाद के स्वरूप में या फिर परिमाणात्मकता के में, संभववाद या फिर क्षेत्रवाद के में? तो जो व्यवहारवाद है किसके प्रतिक्रिया में आया था? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो परिमाणात्मकता हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। परिमाणात्मकता यानी क्वांटिफिकेशन की ये बात कर रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। व्यवहारवाद परिमाणात्मकता के प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। व्यवहारवाद भूगोल में मानव व्यवहार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है तथा तथ्यों के भौगोलिक विश्लेषण में मनुष्य के व्यक्तिगत या फिर सामूहिक आचरण को प्राथमिकता दी गई है। व्यवहारवादी चिंतन के आरंभिक विकास 1960 के दशक में विलियम किर्क का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। किसका माना जाता है व्यवहारवाद में? विलियम किर्क का। ठीक है, कुछ अन्य विद्वान जैसे कि कार्ल साबर, J.K. राइट, G.F. वाइट, इन्होंने भी मानव व्यवहार एवं बोध या फिर अनुभूति की भूमिका के महत्व पर आवाज उठाई थी।
तत्कालीन परिस्थितियों में इन विद्वानों के विचार भौगोलिक चिंतन को नई दिशा नहीं दी जा सकती। 1960 के दशक में व्यवहारपरक भूगोल में मस्तिष्क का भूगोल या फिर मानसिक मानचित्र का अध्ययन अधिक लोकप्रिय हो गया, जिसका योगदान जाता है डाउन एवं स्टी, गोल्ड एवं वाइट, इनकी रचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, जो आपके मानसिक मानचित्र बने थे, जो मेंटल मैप बनते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने कॉस्मोग्राफी का प्रतिपादन किया था? उसे यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में विभाजित भी किया था। कार्ल रिटर ने, ऑस्कर पेस्टेल ने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने या फिर बर्नहार्ड बारेनियस ने? तो किसने इसको, जो कॉस्मोग्राफी है, इसको डिवाइड किया था यूरेनोग्राफी एवं ज्योग्राफी में? तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं, इन्होंने कॉस्मोग्राफी 1845 से 1862 तक 5 खंडों में इसका प्रतिपादन किया था और उसे ही यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में इन्होंने विभाजित किया। ठीक है, हम्बोल्ट ने 1789 से लेकर के मृत्यु पर्यंत यानी कि मरने तक उनके लेख संग्रह और पुस्तकों को प्रकाशित किया। उनका सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण ग्रंथ था कॉस्मोस। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी देख लीजिए, यहाँ से पूछे जाते हैं ये। इनकी प्रमुख रचनाएं राइनलैंड बेसाल्ट जो कि 1789 में लिखी गई थी, ज्योग्नाजिया, नए महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेश की यात्रा जो कि 30 अंकों में लिखी गई थी, मध्य एशिया, मैक्सिको व क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल। हम्बोल्ट ने ही पहली बार समताप रेखाओं का प्रयोग किया और विश्व मानचित्र पर जो मानचित्र रेखाएं होती हैं वो बनाई। ठीक है, तो हम्बोल्ट का काफ़ी योगदान है ज्योग्राफी में, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़िए। कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन और उसे यूरेनोग्राफी ज्योग्राफी में विभाजित करने का श्रेय किसको जाता है? अभी अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम्बोल्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। भारत और श्रीलंका के बीच नौगम्य नहर बनाने की कल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? लूना लियोपोल्ड के द्वारा, एल फेरेल के द्वारा, एडी टेलर के द्वारा या फिर सीजे बैरो के द्वारा? तो ये जो कल्पना थी नौगम्य नहर बनाने की, वो किसके द्वारा की गई थी? वो एडी टेलर के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत और श्रीलंका के बीच में नौगम्य नहर बनाने की कल्पना एडी टेलर ने की थी। भारत की प्रमुख नहरें जैसे कि इंदिरा गांधी नहर है, बुचिंगम नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर तथा सतलज यमुना लिंक नहरें हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को मिलानी है। अरब भूगोलवेत्ता दिए गए हैं, उनकी किताबें दी गई हैं। अल मसूदी, अल एदासी, अल बरूनी, इब्न खल्दून। तो जो अल मसूदी हैं इनकी कौन सी बुक है ये आपको मैच करनी है। तो जो अल मसूदी है इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी वो किताब मुराज अल दुहाब लिखी गई थी। अल इदरसी के द्वारा टेबुला रोजियाना लिखी गई थी। अल बरूनी के द्वारा किताब अल हिंद लिखी गई है। इब्न खल्दून के द्वारा मुकदमा लिखी गई है। ठीक है, तो आपका तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, ये आप लोग देख लीजिए। अल मसूदी के द्वारा किताब मुराज अल दुहाब लिखी गई है। अल इदरसी के द्वारा टेबुला रोजरियाना लिखी गई है। अल बरूनी के द्वारा किताब अल हिंद एवं इब्न खल्दून के द्वारा मुकदमा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन भूगोल में चिंतन फलक पैराडाइम की संकल्पना का प्रतिपादक है? टी.एस. कोहन है, विलियम किर्क है, सी.आर. डार्विन या फिर ए.जी. टेंसली? कौन हो जाएगा जो कि चिंतन फलक या फिर पैराडाइम की संकल्पना का प्रतिपादक किया था? तो वो आपके टी.एस. कोहन हो जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। चिंतन फलक या फिर पैराडाइम एक गतिशील संकल्पना के रूप में इसको विकसित करने का श्रेय थॉमस कोहन को जाता है, जिन्होंने 1962 में प्रकाशित अपनी प्रतिष्ठित पुस्तक थी जिसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में इसकी विस्तृत व्याख्या की। कोहन ने चिंतन फलक की वैकल्पिक शब्दावली के लिए
अनुशासनिक सांचा का प्रयोग किया है। इसके अनुसार अनुशासनिक इसलिए है क्योंकि यह किसी विशिष्ट अनुशासन यानी कि विषय की अध्येता के लिए सामान्य होता है, और सांचा मैट्रिक्स इसके लिए क्योंकि इसमें क्रमबद्ध और तत्व सम्मिलित होते हैं जिन्हें व्यक्तिगत विशिष्टता की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी देख लीजिए। भूगोल में चिंतन फलक शब्दावली का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो पीटर हेगेट के द्वारा और सोरले के द्वारा किया गया था 1967 में। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी मॉडल इन ज्योग्राफी, इसमें इसका वर्णन किया हुआ है। 1972 में डेविड हार्वे के लेख रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन के पश्चात यह शब्दावली अधिक लोकप्रिय हो गई। डेविड हार्वे ने 1979 में चिंतन फलक को संकल्पनात्मक उपकरण की संज्ञा दी। इसके अनुसार पैराडाइम विश्वासों, मूल्यों, तकनीकी आदि का पूर्ण पुंज है जिसमें किसी प्रदत्त समुदाय के सदस्यों की भागीदारी होती है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वही क्वेश्चन है आप लोगों का। निदर्शन या फिर पैराडाइम की अवधारणा किसने दी थी? तो वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टी.एस. कोहन के द्वारा ये अवधारणा दी गई थी। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच में संबंध होता है? इसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया था किसके द्वारा? फ्राइडमैन के द्वारा, डिकेन्स के द्वारा, कोकलिंस्की के द्वारा या फिर ल्यूटेन के द्वारा। तो ये किसके द्वारा ये वाली अवधारणा दी गई थी? तो ये आपका फ्राइडमैन हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। व्याख्या देखिए इसकी। फ्राइडमैन ने स्थानिक संगठन एवं राष्ट्रीय विकास के बीच में संबंध होता है इस अवधारणा को प्रतिपादित किया। टॉफे ने 1970 में बताया कि आज का भूगोल मानव समाज के स्थानिक संगठन का अध्ययन है जो कि प्रतिरूपों और प्रक्रमों में व्यक्त होता है। अमेडियो तथा गॉलेज ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक रीजनिंग इन ज्योग्राफी में 1975 में बताया कि भूगोल केवल स्थानिक विविधताओं के कारण को नहीं बताता। इस प्रकार पृथ्वी की सतह क्षेत्र के प्रादेशिक अध्ययन से भूगोल स्थान और विविधताओं के संगठन का विज्ञान बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, यह कथन दिया गया था ब्लॉन्स के द्वारा या फिर डिमांजिया के द्वारा, सावर के द्वारा या फिर आपके ब्लून्स के द्वारा। तो जो भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य जो है वो अंतिम कारक है, ये जो कथन दिया गया था वो दिया गया था कार्ल सावर के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, यह कथन कार्ल सावर के द्वारा दिया गया था। कार्ल सावर ने 1925 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, यानी कि भूदृश्य की आकारिकी। इसमें भूदृश्य की संकल्पना का विस्तृत विवेचन किया। सावर ने जर्मन शब्द लैंडस्काफ्ट के, ये शब्द याद रखिएगा, ये शब्द पूछा जाता है, इसके पर्याय के रूप में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया। सावर प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने लैंडस्केप शब्दावली का प्रयोग किया था। कार्ल सावर हैं, इन्होंने भूदृश्य को 2 वर्गों में विभाजित किया था। वो कौन कौन से हो जाएंगे? प्राकृतिक भूदृश्य और सांस्कृतिक भूदृश्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। राजनीतिक भूगोल में भू रणनीति यानी कि जियो स्ट्रेटजिक मॉडल को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्पिटमैन के द्वारा, सॉल कोहेन के द्वारा, जॉन शॉर्ट के द्वारा या फिर जॉन एग्न्यू के द्वारा। तो जो राजनीतिक भूगोल है इसमें जो शब्द है आप लोगों का जियो स्ट्रेटजिक मॉडल, इसका जो प्रतिपादन किया गया था वो सॉल कोहेन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, और ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करेंगे? अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीएस वाई दिवाकर में। एंड दिस इज सत्यम परमार, और आज का अपना सेशन है ज्योग्राफी पीवाईक्यूज़ का, और इसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ को अपन लोग डिस्कस कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अपन लोगों ने थोड़े से क्वेश्चन किए हुए थे। इसमें 24 यानी कि 24 क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपन लोग 25 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लेंगे। ठीक है,
चलिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एंटीपोड ये एक पत्रिका है। क्या है ये? पत्रिका है। इसके बारे में पूछा गया है कि एंटीपोड पत्रिका समाज के निम्नलिखित लोगों में से किसकी समस्याओं को उजागर करती है? शहरी धनी लोगों की, राजनेताओं की, पूंजीपतियों की, या फिर गरीब एवं वंचित लोगों की। तो देखिए जो एंटीपोड पत्रिका है ना, इसका आंसर आप लोग भी करिएगा। मैं जब तक बता रही हूँ इतनी देर में आप लोग आंसर कर पाएंगे। ये जो पत्रिका है ये उजागर करती है किन की समस्याओं को? ये करती है गरीब एवं जो वंचित लोग हैं इनकी समस्याओं को ये उजागर करती है। ठीक है, आप लोग को पता होगा 1960 के टाइम में आपने पढ़ा होगा क्रांतिकारी भूगोल का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? क्रांतिकारी भूगोल का जन्म हुआ था। और अमेरिका में भी, जो अमेरिका थी, अमेरिकाओं नहीं अमेरिका था, उसमें कई सारी घटनाएं घटी थी। जैसे जो भेद चल रहे थे गोरे काले का, या फिर जो वियतनाम युद्ध हुआ था उसके परिणाम स्वरूप, या फिर जो रंग भेद का जो चल रहा था समस्याएं अन्य जो पश्चिमी देश थे उनमें, तो इनके कारण जो ये पत्रिका लिखी गई थी वो लिखी गई थी एंटीपोड। यहाँ पे व्याख्या दी गई है आप लोगों को, आप व्याख्या देख सकते हैं। ये आपको व्याख्या दी गई है, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, व्याख्या साथ में है, वो इसलिए साथ में है क्योंकि आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ में अच्छे से समझ आएगा, आप लोग पढ़ेंगे भी। ये देखिए 1960 में क्रांतिकारी भूगोल का जन्म हुआ था। अमेरिका में घटना घटी थी 1960 में ही। और यहाँ पे देखो विद्यार्थियों में असंतोष, वियतनाम युद्ध के परिणाम हुआ था, रंग भेद चल रहा था, संसाधनों का शोषण हो रहा था, इन सभी के प्रति असमानता इसमें दर्शाई गई थी। ये जो पुस्तक लिखी गई थी आपकी एंटीपोड, इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप स्थानिक विश्लेषण के विरुद्ध आवाज उठने लगी। यूएसए में बारचेस्टर में क्लार्क विश्वविद्यालय एक, ये कहाँ पे है आपका? यूएसए में है। 1969 में एंटीपोड, ये जो पत्रिका के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा, वो पत्रिका लिखी गई थी या फिर इसकी स्थापना की गई। और इनमें सबसे प्रमुख जो योगदान आता है, किसका नाम आता है? वो प्रेट महोदय का आता है। किसका आता है? प्रेट महोदय का आता है। तो ये आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? आर हर्टसोन के द्वारा, अल्फ्रेड हेटनर के द्वारा, रिच थोपेन के द्वारा, या फिर अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। तो दीजिए आंसर आप लोग फटाफट से, ये कथन किसका लिखा हुआ है? तो देखिए ये शायद आप लोग को रट गया होगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तो फिलहाल इसमें ये दिया गया है कि जीआई या जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया है, लेकिन ये इसमें नहीं, कई बार नेट में सेट में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? अल्फ्रेड हेटनर हो जाएगा। इन्होंने जो विवरण दिया था, कथन दिया था, वो था भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ही क्या किया था? ये जो हेटनर हैं, हेटनर ने ही लैंडर कुंडे, ये शब्द है एक, इसका प्रयोग किया था। प्रयोग, इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी के सतह का क्षेत्र विवरणी विज्ञान होता है। ये किन के अनुसार है? हेटनर के अनुसार है। तो कभी कभी आपसे नॉर्मल पूछ लिया जाता है, एक शब्द आता है वॉल्कर कुंडे, एक आता है लैंडर कुंडे। तो ये आप बताएंगे कि जो वॉल्कर कुंडे है वो किसने दिया था? हेटनर के द्वारा जो दिया गया था वो कौन सा हो जाएगा? लैंडर कुंडे हो जाएगा। हेटनर की कुछ पुस्तकें हैं, उनको भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने दिया था कोलंबिया के एंडी क्षेत्र की यात्रा की थी 1888 में। यूरोप का प्रादेशिक भूगोल लिखा था इन्होंने। तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल लिखा हुआ है, वो भी अल्फ्रेड हेटनर के द्वारा ही लिखा गया है। तीनों को आप लोग याद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। यह कथन दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? ये पीटर हैगेट के द्वारा, रिचर्ड हर्टसोन के द्वारा, या फिर R.E. डिकिंसन के द्वारा, या एडवर्ड एकरमैन के द्वारा। आंसर कीजिए फटाफट आप लोग, किसने इसका कथन दिया था? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा
रिचर्ड हर्टसोन हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ये नेट में तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है या फिर आपका जीआईसी ये पूछा ही गया है, पीजीटी टीजीटी, इनमें ज़्यादा पूछे जाते हैं जो आपके कथन होते हैं। तो कथन भी इम्पोर्टेंट है अगर आप पेपर देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का, तो इसलिए आप इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, हर्टसोन के द्वारा दिया गया था। और जो हर्टसोन हैं ये कैसे थे, ये प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे। याद रखिएगा ये कैसे थे, प्रादेशिक। ठीक है, ये प्रादेशिक भूगोलवेत्ता रहे थे और इन्होंने ही किया था किसका, जो ईडियोग्राफिक दृष्टिकोण है इसका विकास किया था हर्टसोन के द्वारा ही। तो थोड़ा सा हर्टसोन के बारे में ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने ही क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा भी दी थी। हर्टसोन के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे कि इनका जो ये जो कैसे भूगोलवेत्ता रहे थे, प्रादेशिक भूगोलवेत्ता रहे थे, ईडियोग्राफिक इनका दृष्टिकोण रहा था, और साथ में इनका जो योगदान रहा था या फिर एक अवधारणा दी गई थी, वो क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा दी गई थी हर्टसोन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या में दिया गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए इनका, ये देखिए यहाँ पे इनका ये प्रादेशिक भूगोलवेत्ता रहे थे, ईडियोग्राफी के ये दृष्टिकोण था इनका, और साथ में क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा भी इन्होंने दी थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया हुआ है। डब्ल्यू बुंगी ने, या फिर डब्ल्यू एल गॉरिसन के द्वारा, आर एल मोरिल के द्वारा, या फिर बीजेएल बेरी के द्वारा। किसने किया है स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में। तो इसका जो आंसर सही होगा वो बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए सही हो जाएगा डब्ल्यू बुंगी हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सभी आंसर दीजिएगा, भले ही आपको आंसर साथ में मिल रहा है लेकिन इससे मतलब नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप उसको कमेंट में कर देंगे, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ हमको ये वाला क्वेश्चन आता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बुंगी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक मिनट। चलिए, ये बुंगी हो गया। बुंगी के बारे में देख लीजिए, बुंगी ने क्या किया था, ये जो अपनी विचारधारा दी थी इन्होंने, ये दी थी किसकी, शेफर की विचारधारा थी। इसी को इन्होंने विकसित किया हुआ है। शेफर की विचारधारा ये थी कि भूगोल स्थानिक संबंधों का विज्ञान है। इसको विकसित किसने किया, बुंगी ने किया। और बुंगी कहाँ के थे, अमेरिकन भूगोलवेत्ता रहे थे। और बुंगी ने एक्सप्लोटेटिव मॉडल का भी विकास किया हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। प्रमुख कृति या फिर इनकी जो प्रमुख बुक है वो देख लीजिए। ये इन्होंने थ्योरेटिकल ज्योग्राफी लिखी हुई है, ये पूछी गई है, इम्पोर्टेंट बुक है, ये कई बार पूछी गई है एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी आपको आंसर पहले शो हो गया, चलिए इस वाले क्वेश्चन के लिए माफ़ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रकृति प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन युक्त एक जीवंत इकाई है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा कहा गया था, कार्ल रिटर के द्वारा, या फिर होल्गर सुकोजवस्की के द्वारा, या फिर आमोस हावले के द्वारा। आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर जो सही होगा वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। जो हम्बोल्ट थे इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो विश्वास रखते थे वो किस में विश्वास रखते थे, प्रकृति की एकता में ये विश्वास रखते थे। किस में रखते थे, प्रकृति की एकता में। हम्बोल्ट से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है जो क्वेश्चन, उनको देख लीजिए। इनकी कृतियाँ यानी कि इनकी बुक्स पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो हम्बोल्ट थे प्रकृति की एकता में विश्वास रखते थे। प्रमुख रचना इनकी कॉस्मोस है, जिसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भाग कौन कौन से हो जाएंगे, पहला इनका मध्य एशिया प्राकृतिक दिग्दर्शन हो जाएगा। ठीक है, और आपके जो दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी इसमें दिया गया है, लेकिन आप सिर्फ इनसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी इनकी बुक हैं, तो ये आप लोग कॉस्मोस याद रखिएगा। और जो हम्बोल्ट है इन्होंने ही क्या किया था, अमेजन तथा ओरिनिको नदी के अपवाह तंत्र की भी खोज की थी, तो ये आप लोग इनके बारे में याद रख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए,
हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? R.E. हर्टन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, पिंक के द्वारा या फिर मेलोट के द्वारा? आंसर कीजिए फटाफट से, ये थ्योरी किसने दी थी? हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी, ये दी गई थी हर्टन के द्वारा। ए ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, तो आप लोग इतना ही याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए डेविस का दिया हुआ है। डेविस ने भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था 1899 में, और डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र की संकल्पना में बताया स्थल रूप संरचना प्रक्रम, इसको ट्राई ऑफ डेविस बोला जाता है, डेविस का त्रिकूट बोला जाता है। ये जो स्थल रूप बनता है वो इन्होंने बताया संरचना प्रक्रम एवं समय का प्रतिफल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ट्राई ऑफ डेविस क्या है, डेविस का त्रिकूट क्या है, तो उसमें आप इन 3 शब्दों का नाम लिख देते हैं, संरचना, प्रक्रम एवं समय, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूल चूल रूपांतर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था? संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, मानवतावाद या फिर परिमाणीकरण? बताइए आंसर इसका क्या होगा। जो परिवर्तन हुआ था, रूपांतर हुआ था भूगोल में भाव और उद्देश्य में, तो इसका क्या था? देखिए इसका रहा था डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, परिमाणीकरण हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देख लीजिए इसकी व्याख्या भी। कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके पश्चात वर्णनात्मक भूगोल को अस्वीकार किया गया, यानी कि पहले जो भूगोल चल रहा था उन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, उसमें एक भूगोल को साहित्य के रूप में, जिस तरीके से हिंदी साहित्य का वर्णन किया जाता है, इंग्लिश साहित्य का जो आपका लिटरेचर होती है उसका वर्णन किया जाता है, उसी तरीके से भूगोल को भी वर्णनात्मक रखा गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में जो मात्रात्मक क्रांति मान लीजिए आप, उसमें क्या हुआ, जो वर्णनात्मक भूगोल था उसको अस्वीकार कर दिया गया कि नहीं, भूगोल में लॉज होने चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए भूगोल, ना कि वर्णन वाला। तो इसको क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। अमूर्त सिद्धांत एवं मॉडल के निर्माण पर बल दिया गया, तभी तो इसमें इतने सारे मॉडल भरे हैं। इस कार्य के लिए भूगोल में सांख्यिकी तकनीकों का बृहद पैमाने पर उपयोग किया गया। इसे ही मात्रात्मक क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मात्रात्मक क्रांति क्या रही थी, तो इसमें आप लोग नॉर्मली जान लेंगे। जो भूगोल था पहले वो पढ़ा जा रहा था हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, मतलब एक साहित्य के रूप में भूगोल को पढ़ा जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये वाली जो क्रांति आई, मात्रात्मक क्रांति या फिर जो आपका परमाणीकरण देखने को मिला, उसमें क्या हुआ था, जो भूगोल था, भूगोल को परिवर्तित किया गया, किसमें, भूगोल को परिवर्तित कर दिया गया कि इसमें सिद्धांत होने चाहिए, लॉज होने चाहिए, मॉडल्स होने चाहिए, और एक जो कार्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सूची 1 दी गई है, यहाँ पे प्रथम को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे अध्ययन क्षेत्र दिए गए हैं और उनके विद्वान दिए गए हैं, ठीक है। विद्वान यहाँ पे चलिए यहाँ पर देखिए, लघु विज्ञान, लघु जलवायु विज्ञान दिया गया है, भू आकृति विज्ञान, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान। इनके विद्वान के नाम दिए गए हैं पीटरसन, गिफिट, टेलर, बर्ड एवं बॉर्सेस्टर। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, इनमें जो लघु जलवायु विज्ञान से संबंधित हो जाएंगे उनका नाम जो आता है वो हो जाएगा यहाँ पे बॉर्सेस्टर। भू आकृति विज्ञान से संबंधित हो जाएंगे बर्ड महोदय, ठीक है। मौसम विज्ञान से संबंधित हो जाएंगे आप लोगों के गिफिट, टेलर हो जाएंगे, और जल विज्ञान से संबंधित आपके पीटरसन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग को संकेत इनके नीचे दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैच कर लेंगे, चल ठीक है। यहाँ पे इनके ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे। आज आप लोग को शोर सुनाई दे रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, घर में आप लोग भी रहते हैं, मैं भी रहती हूँ। चलिए तो यहाँ पे ये हो गया सी ऑप्शन, 4 3 2 1 हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। बॉर्सेस्टर लघु जलवायु विज्ञान से संबंधित हो जाएंगे, भूआकृति विज्ञान से बार्ड हो जाएंगे, मौसम विज्ञान से ग्रिफिथ टेलर हो जाएंगे, जल विज्ञान से पीटरसन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया हुआ है। 6 सिद्धांतों का पूछा ये फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा, ईसा बुमेन के द्वारा, बाइडल डी ला ब्लॉन्स के द्वारा या फिर कार्ल सावर के द्वारा। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बताइए, फटाफट से देख लिया होगा आप लोगों ने। तो जो भूगोल है इनको 6 सिद्धांतों में बांटा है, वो किसने बांटा है, फ्रेडरिक रेडजेल ने। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट हो जाएंगे। रेडजेल की आप फेमस पुस्तक के नाम हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ईसा बुमेन की दिए गए हैं, इनके आप लोग देख लेंगे। द एंडीज ऑफ सदर्न पेरू, न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, डेजर्ट ट्रेल्स ऑफ अटाकामा। ये आपके किसके हो जाएंगे, ईसा बुमेन के। रेडजेल की पुस्तक के नाम, रेडजेल ने क्या क्या योगदान दिया था, किससे संबंधित थे, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भूगोलविदों में से किसने लोक वित्त भूगोल को इस रूप में परिभाषित किया, कौन व्यक्ति क्या कहाँ और किस कीमत पर प्राप्त करता है। किसने किया था, आरजे चोरली के द्वारा, डेविड हार्वे के द्वारा, पी क्लावल के द्वारा या फिर आरजे बेनेट के द्वारा। बताइए किसने किया था, ये आंसर दीजिए फटाफट से। तो इसका जो ऑप्शन होगा आरजे बेनेट हो जाएगा। किसने किया था, आरजे बेनेट ने दिया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन से भूगोल में किया था, लोक वित्त भूगोल में किया था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था। ये आंसर तो सब लोग को पता होगा, इसको बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन आया तो इसका आंसर तो करेंगे ना। एराटोस्थेनीज, स्ट्रैबो, स्पार्कस या फिर पोसिडोनियस। तो इसका जो आंसर सही होगा वो क्या हो जाएगा, एराटोस्थेनीज हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग करेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एराटोस्थेनीज है इनका नाम आया, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जो एराटोस्थेनीज महोदय हैं इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी तल जो पृथ्वी है इसका जो अध्ययन किया था, मानव के निवास के रूप में इसका अध्ययन किया था। और एराटोस्थेनीज ने सिकंदरिया के संग्रहालय में पुस्तकालय अध्यक्ष रहे थे, लाइब्रेरियन थे ये। और इन्होंने भूगोल में 3 प्रमुख योगदान दिए। 3 प्रमुख योगदान इनके जो थे वो क्या क्या थे। पहला इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी की परिधि का आकलन किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आदिवासी क्षेत्र या फिर जो निवास जगत के लिए इक्विमीन इनका मानचित्र किया था। इस निवास जगत का विवरण प्रस्तुत किया था। किसने किया था, ये एराटोस्थेनीज के महत्वपूर्ण कार्य हैं, इनको आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए, जो हिप्पारकस हैं या फिर इनको हिप्पारचस भी बोला जाता है, इन्होंने पृथ्वी को 360 अक्षांशों में विभाजित किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूनानी भूगोलवेत्ता पोसिडोनियस हैं, पोसिडोनियस भौतिक भूगोलवेत्ता रहे थे, इनके बारे में इतना पूछा गया है। शायद आपका जून 2023 में या फिर उससे पहले क्वेश्चन आपका नेट जीआरएफ में पूछा गया है। इन्होंने पृथ्वी की परिधि की माप की थी। और रोमन के होते हुए भी यूनानी भाषा के भूगोलवेत्ताओं के रूप में स्ट्रैबो को जाना जाता है। किस में जाना जाता है, ये यूनानी भाषा के रूप में जाना जाता है, लेकिन है कहाँ के ये हैं आपके रोमन के। ये मुख्यतः प्रादेशिक भूगोलवेत्ता हैं। किसकी बात हो रही है, ये स्ट्रैबो की हो रही है। इन्होंने पृथ्वी को 5 कटिबंधों में विभाजित किया हुआ है। स्ट्रैबो ने ज्योग्राफिया लिखी है, बुक है इनकी, जो कि 17 खंडों में विभाजित है। अगर आप ज्योग्राफिया की बात करेंगे तो ये कई जो लेखक हैं इन्होंने लिखी गई है कई विद्वानों के द्वारा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने अंतर है। जैसे कि इनके 17 खंड हो गए, किसी ने सिर्फ एक ही खंड लिखा हुआ है तो वो अलग लिखी आती है। जो स्ट्रैबो आते हैं या तो इनकी पूछी जाती है
ज्योग्राफी है जो कि 17 खंडों में लिखी गई है, किसके द्वारा? तो इसमें आप लोग सीधा सीधा आंसर बता देते हैं, स्ट्रैबो के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अरब भूगोलवेत्ता विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजन के लिए जाना जाता है? अल मकदीसी है, अल बरूनी है, या फिर अल मसूदी, अल इदरसी? 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजन के लिए बात कर रहा है अरब भूगोलवेत्ता की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो अल मसूदी होगा। कौन सा होगा? अल मसूदी होगा, सी ऑप्शन। लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूछा गया आपका आरपीएससी जो कॉलेज लेक्चरर एग्जाम है उसमें पूछा गया है, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर माना था उन्होंने अल मकदीसी को माना था। लेकिन आप फिर भी जो आंसर करके आएंगे, हमेशा से हम जो पढ़ते आए हैं वो अल मसूदी को ही पढ़ते आए हैं, तो आप लोग भी जो सही करेंगे वो किसको करेंगे? अल मसूदी को ही मानेंगे, अल मकदीसी को नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे दिया गया है, आप लोग जो अल मसूदी को नहीं माना था इन्होंने किसको माना था? अल मकदीसी को माना था। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया था? किसने अपनाया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, कार्ल रिटर ने, इमैनुअल कांट ने, या फिर बर्नहार्ड बारेनियस ने? और कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? आंसर कीजिए फटाफट से, इतनी देर में तो आप लोग कर पाएंगे। उद्देश्यवादी उपागम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका बी ऑप्शन कार्ल रिटर यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेटर आए हैं, लेटर के बारे में जान लीजिए क्या दिया गया है। लेटर जो थे प्रादेशिक अध्ययन को प्रधानता देते थे। लेटर को आम चेयर या फिर आराम कुर्सी भूगोल वेत्ता कहा जाता था। आराम कुर्सी क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं भी भ्रमण नहीं किया है। इन्होंने क्या किया था? इनकी बुक पढ़ी, उनकी बुक पढ़ी, सबके सिद्धांतों को पढ़ा, सबकी जो विचारधाराएं थी उनको पढ़ा, और उसके बाद में अपनी विचारधारा लिख दी। सिर्फ इन्होंने इतना किया, अपनी एक कुर्सी पर बैठे बैठे इन्होंने अपना काम किया था। ठीक है, रिटर्न जो थे जर्मन भूगोलवेत्ता रहे थे, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड जेल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर के भूगोल के भौतिक और सांस्कृतिक पक्षों के मध्य एक द्विभाजन है। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, या फिर भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया हुआ है। भूगोल आवश्यक रूप से वर्णनात्मक है। तो ये रेड जेल के रूप में पूछा गया है, रेड जेल ने किस तरीके से भूगोल में कार्य किया हुआ है। तो जो रेड जेल है, इन्होंने जो भूगोल में कार्य किया है वो भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया हुआ है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो रेड जेल महोदय थे इनको आधुनिक मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनकी जो पद्धति थी वो निगमनात्मक थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात में, 1920 के दशक में, 1930 के दशक में, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात में? बताइए इसका कब हुआ था? आंसर कौन सा सही लगाएंगे आप लोग? फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर सही होगा वो जो भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग आरंभ हुआ था, अभी अपन लोगों ने पढ़ा हुआ था इसके बारे में। ये जो आरंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद में हुआ था। वर्णनात्मक भूगोल को बंद किया गया। इसमें किसको शुरू किया गया था? इसमें शुरू किया गया था जो मॉडल्स हैं, सिद्धांत हैं, इनका प्रयोग शुरू हो गया था। टेक्निक का प्रयोग इसमें शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया है कि यहाँ पर प्रतिमानों का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू हुआ। सांख्यिकी विधियाँ, गणितीय विधियों का यहाँ पर प्रयोग होने लगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1950 ईस्वी के दशक में नूतन भूगोल की अभिलक्षणिक विशेषता थी आनुभाविक जांच पर बल, या फिर सामाजिक मुद्दों के भौगोलिक पक्षों पर बल, स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों तथा मॉडलों के प्रयोग पर बल, या फिर मानव पारिस्थितिकी पर बल।
तो जो नूतन भूगोल है उसकी विशेषता क्या थी, अभी आप लोगों ने पढ़ा था किसमें स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों का प्रयोग होने लगा था, मॉडल का, सिद्धांतों का यहाँ पे प्रयोग होने लगा था। इसी को नूतन भूगोल या फिर नया भूगोल, आपका जो भी भूगोल आप मात्रात्मक क्रांति बोलना चाहें तो वो यही था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये व्याख्या दी गई है, ठीक है, पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग से पूर्व के किस विद्वान ने प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंध को स्पष्टतया स्थापित किया हुआ है? क्लुबेरियस ने, बुआचे ने, बुशिंग ने एवं बारेनियस ने। बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए, जो आधुनिक भूगोल है इसमें पूर्व के किस विद्वान ने प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को दिखाया है, तो वो इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा। बर्नहार्ड बारेनियस का इनका डिक्टोनॉमी में नाम आता है। डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बारेनियस के बारे में दिया गया है व्याख्या में, उसको पढ़ लीजिए। बारेनियस पहले विद्वान थे जिसने क्या किया था, भूगोल में द्विभागीकरण की नींव डाली। जर्मन भूगोलवेत्ता बारेनियस की प्रमुख पुस्तक है सामान्य भूगोल, इनके द्वारा लिखी गई थी। ये पहले विद्वान है जिसने क्या किया था, भूगोल को सामान्य तथा विशेष में विभाजित किया था। अब आप लोग हमें कमेंट में ये बताएंगे कि सामान्य भूगोल में इन्होंने कौन से सब्जेक्ट को रखा था, कौन से टॉपिक को रखा था, और विशेष भूगोल में इन्होंने कौन से टॉपिक को रखा था, ज्योग्राफी के, ठीक है। कमेंट करिएगा ये आप लोग, देखते हैं आपको कितना याद है। ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स पुस्तक के लेखक हैं डेविड हार्वे, ई सोजा, स्टोडार्ट या फिर आरजे जॉन्स्टन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट से कीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स में जो पुस्तक हैं इनके लेखक जो रहे थे आरजे जॉन्स्टन हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविड हार्वे का दिया गया है, इनको जाना जाता है मात्रात्मक क्रांति के समर्थक रहे थे। बाद में ये मात्रात्मक क्रांति के क्या हो गए थे, कट्टर विरोधी हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल में व्यवहारवादी सांचा किसने प्रस्तावित किया था? एलन प्रेड के द्वारा, W.K. किर्क के द्वारा, A.H. जेनसन के द्वारा, R.J. जॉन्स्टन के द्वारा। किसने किया था व्यवहारवादी जो भूगोल था, किसने प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका नाम आता है, एलन प्रेड का नाम आता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भूगोल है इसमें व्यवहारवादी सांचा एलन प्रेड ने प्रस्तावित किया था, और व्यवहारिक उपागम का सूत्रपात करने वाले विद्वान में जो नाम आता है वो विलियम किर्क का आता है। इन्होंने 1963 में प्रकाशित किया था। किसमें किया था? अपना लेख इन्होंने दिया था, उसमें इसको प्रपालित किया था, ठीक है। और जो व्यवहारपरक भूगोल है इसमें कई सारे नाम आते हैं, पूछा जाता है आप लोगों से। वॉलपर्ट, प्रेड है, गॉलेज है, कॉक्स कुलेन है, गोल्ड है, गुडी है, सावर है, डंकन है। ये सभी विद्वान किससे हो जाएंगे? ये व्यवहारपरक भूगोल से संबंधित हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। द मेजर नेचुरल रीजन, ये लेख लिखा था, किसने लिखा था? ये PM रॉक्सबी के द्वारा, LD स्टैम्प के द्वारा, या फिर AJ हर्बर्टसन के द्वारा, या फिर R हर्सोन के द्वारा। ये किसने लिखा था? आप लोग आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, AJ हर्बर्टसन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हर्बर्टसन एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे, इनके बारे में याद रखिएगा। कहाँ के थे ये? ब्रिटिश थे। देख लीजिए इसकी व्याख्या। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता रहे थे। विश्व की 15 प्राकृतिक प्रदेशों में उन्होंने विभाजित किया था। संभववाद के समर्थक और ब्रिटेन में संभववाद का प्रसार इन्होंने ही किया था। इन्होंने मानव भूगोल एवं जलवायु भूगोल में महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ है। तो इनके बारे में आप लोग इतना याद रख लेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको अपन लोग को क्या करना है? कालक्रम में लगाना है। ये क्या है? ये आए थे आइस एज जो आती हैं समय समय पर, एक समय के बाद में दूसरी, दूसरी समय के बाद में तीसरी, तो इस तरीके से ये आइस एज हैं।
तो ये कब से कब तक आई थी, कब कब आई थी, ये पूछा गया है। बुर्म, गुंज, मिंडल एवं रिस। तो सबसे पहले जो आइसेज आई थी वो थी आपकी, कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, ये नहीं होगा, अवरोही क्रम में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, आरोही में नहीं पूछा गया, अवरोही में पूछा गया है। यहाँ पर रिस, बुर्म, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे गुंज, मिंडेल, रिस, बुर्म होगा, ठीक है जी, आरोही में होगा। लेकिन यहाँ पे अवरोही में पूछा गया है, तो सबसे पहले आपकी बुर्म हो जाएगी, बुर्म के बाद में आपकी रिस हो जाएगी, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि अवरोही में पूछा है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी गुंज हो जाएगा, गुंज, मिंडेल, रिस, बुर्म होता है, लेकिन इसका अपन लोग को क्या करना है, हिमयोग को उल्टा चलना है, बुर्म, रिस, रिस के बाद में आपका मिंडेल होगा, मिंडेल के बाद में आपका गुंज होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भूगोल वेत्ता दिए गए हैं एवं उनके पुस्तक या फिर लेखक दिए गए हैं, कौन कौन सी किसने पुस्तक लिखी गई है। तो यहाँ पे A.H. बैरोज दिया गया है, E. हटिंगटन दिया गया है, आर्नोल्ड गोयॉर्ड दिए गए हैं, चोर्ल एवं हैगेट दिए गए हैं। यहाँ पे इनकी पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी, द अर्थ एंड मैन। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इनके हिसाब से, जो आपकी H.H. बैरोज है, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। बैरोज के द्वारा इकोलॉजी लिखी गई थी, ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी ये लिखी गई थी H.H. बैरोज के द्वारा। R.E. हटिंगटन ने लिखा था सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट लिखा था। अर्नोल्ड गोयॉर्ड के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो द अर्थ एंड मैन हो जाएगी। चॉर्ले एवं हैगेट हैं, इनके द्वारा जो पुस्तक हो जाएगी वो मॉडल इन ज्योग्राफी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। थर्ड के बाद में फर्स्ट के बाद में आप लोगों का फोर्थ एंड सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका थर्ड के बाद में आपका फर्स्ट था, फर्स्ट के बाद में फोर्थ, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहा था, ठीक है। तो ये आपका आज का सेशन हो गया, एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आगे जो आपका टॉपिक होगा वो भौतिक भूगोल का करेंगे, और इसमें हम सोच रहे थे आपकी डबल क्लास हो जाए, तो इसमें आपका एक टॉपिक हम क्लाइमेटोलॉजी या फिर समुद्र विज्ञान किसी का भी ले सकते हैं, तो उसको कराएंगे, ये मैं देख लूँगी किसका कराना है, ठीक है। तो आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन GS बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो यहाँ पे अपना जो सेशन चल रहा था उसी को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे अपन लोग टॉपिक वाइज ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपना एक पार्ट हो चुका है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 नंबर देखते हैं, इससे पहले क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। लेवेंसराम की अवधारणा राजनीतिक भूगोल में किस पुस्तक के प्रकाशन के बाद अधिक लोकप्रिय हुई थी, कौन सी पुस्तक के बाद में जो लेवेंसराम की अवधारणा है ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ये लेवेंसराम होता क्या है, रहने योग्य स्थान है, किसके द्वारा दिया गया था वो अभी अपन लोग सब देखेंगे, क्योंकि जो अपना सेशन रहता है वो डिटेल में रहता है, ठीक है। मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पाइवट ऑफ हिस्ट्री, कॉस्मोग्राफी या फिर पॉलिटिक्स ज्योग्राफी। तो कौन सी जो किताब है उसका प्रकाशन हुआ उसके बाद में ये जो लेवेंसराम की अवधारणा है वो अधिक लोकप्रिय हो गई थी। तो ये आपकी जो पॉलिटिक्स ज्योग्राफी है इसका प्रकाशन हुआ और इसके बाद से ये फेमस हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन आप लोग कंप्लीट इसको राइट कर लीजिए। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। लेवेंसराम यानी कि इसका अर्थ होता है रहने योग्य स्थान। इसकी अवधारणा राजनीतिक भूगोल में पॉलिटिक्स ज्योग्राफी पुस्तक के प्रकाशन के बाद में अधिक लोकप्रिय हुई थी। मैकिंडन ने सबसे पहले 25 जनवरी 1904 को एक पुस्तक लिखी थी, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष में एक शोध पत्र दिया था। इस चाहे आप शोध पत्र बोल लीजिए, चाहे आप इसको इनकी बुक में शामिल कर लीजिए, ये अलग है, ठीक है। द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये मैकिंडर के द्वारा। बाद में भौगोलिक पत्रिका में इसका प्रकाशन भी हुआ। पहला जो युद्ध हुआ था आपका 1919 में,
उसमें मैकेडर की प्रसिद्ध पुस्तक थी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। ये आपकी जो दूसरी वाली जो ऑप्शन में दी गई थी, ये वाली पुस्तक भी किसकी हो जाएगी, मैकेडर की है। ठीक है, यही जो आपकी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी है, इसी पुस्तक में मैकेडर ने अपना हृदयस्थल सिद्धांत यानी कि हार्टलैंड थ्योरी भी दी थी। कॉस्मोस जो है वो हम्बोल्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। 1845 और 1862 के मध्य में 5 खंडों में ये प्रकाशित की गई थी। ठीक है, लेकिन अभी इसमें पॉलिटिक्स ज्योग्राफी का नहीं हुआ है। तो ये जो किताब है आप लोगों की रेड जेल के द्वारा लिखी गई थी और इन्होंने ही क्या दिया था, लेबन्स राम की अवधारणा दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब ये जर्मन विचारधाराएं दी गई हैं, इनका सही क्रम पूछा गया है। रेडजेल, पेस्टेल, हेटनर एवं ट्रोल, कौन पहले आया उनके बाद में कौन आया, ये आप लोगों को लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पेस्टेल आएंगे, उसके बाद में आपके रेडजेल महोदय आएंगे और हेटनर आ जाएंगे, हेटनर के बाद में आपके ट्रोल आएंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस आप लोग याद करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ एक सीक्वेंस का क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर पूछा जाता है। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। बी यहाँ पे दिया गया है, बी में ही दिया गया है, तो बी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर रेड जेल के बारे में अब दिया गया है। रेड जेल हैं, इनको राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है, मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, इन पर थोड़ा सा ध्यान दे करके चलिएगा, क्योंकि ये जो आपके इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जो आपका टीजीटी एग्जाम है, पीजीटी एग्जाम है और सेट एग्जाम है, वहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इनकी 2 पुस्तकें हैं, एंथ्रोपोज्योग्राफी एंड राजनीतिक भूगोल, रेड जेल की हैं। हेटनर की देख लीजिए, हेटनर हैं, इनकी पुस्तकें हैं भूगोल में विधि तंत्र, रूस का भूगोल, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल। ट्रॉल जो है एक जर्मन भूगोलवेत्ता है, इनके बारे में इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए। फिर से आप लोगों से क्रम लगाने के लिए पूछा है, तो वही वाला क्रम देखिए फिर से आपका क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। पेस्टेल हो जाएगा, रेड जेल होगा, हेटनर होगा, इसके बाद में आपके ट्रॉल आएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दिया गया है, इसको देख लीजिए। किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया था? हम्बोल्ट ने, कार्ल रिटर ने, रेडजेल ने या फिर रिच्टहोफेन ने? किसने किया था भौतिक भूगोल का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए? तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हम्बोल्ट ने ही भौतिक भूगोल का जो प्रयोग किया था वो सामान्य भूगोल के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर किया कीजिए, अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं तो। 19वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया था, जिसे क्रमबद्ध भूगोल कहा जाता है। हम्बोल्ट ने भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल, वनस्पति भूगोल के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। यही कारण है कि उसे आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने ही साइबेरिया की तुषार भूमि व्याख्या के लिए इन्होंने परमाफ्रस्ट शब्द भी दिया था। ये अभी आपका जो यूजीसी नेट पेपर हुआ था शायद दिसंबर 2022 का, ये वाला टर्म पूछा गया था। चलिए आगे बढ़िए। विविधता में एकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दिया था? ए बी हम्बोल्ट ने, हेटनर ने, सी रिटर ने या फिर आपके ऑस्कर पेस्टेल ने? तो जो विविधता में एकता है इसकी अवधारणा भी दी गई थी, वो किसके द्वारा? कार्ल रिटर के द्वारा दी गई थी। सी ऑप्शन आप लोग कमेंट कर लेंगे और व्याख्या इसके नीचे देखेंगे। ठीक है, विविधता में एकता की अवधारणा कार्ल रिटर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वे जर्मनी के महान भूगोलवेत्ता और हम्बोल्ट के समकालीन थे। रिटर ने भूगोल के लिए जर्मन में अर्धकुंडे शब्द का प्रयोग किया था तथा रिटर ने अपने अध्ययन में आनुभाविक विधि, तुलनात्मक विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि और जो मानचित्रण विधि है इनको अपनाया था। कार्ल रिटर ने अपने विचारधारा में पार्थिव एकता, नियतिवाद, मानव केंद्रित भूगोल की संकल्पना, इन सभी को क्या दिया था? उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया था। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में हाल में होने वाला कौन सा नया विकास कहलाएगा? क्षेत्रीय भूगोल, खगोलिकी, निश्चयवाद या फिर आपका प्रत्यक्षवाद? कौन सा होगा जो कि हाल में हुआ यानी कि सबसे लेटेस्ट कहलाएगा? तो वो आप लोगों का क्या होगा यहाँ पे? प्रत्यक्षवाद होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा दिया गया था। देखिए यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है।
प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन फ्रांसीसी गणितज्ञ एवं दार्शनिक रहे थे ऑगस्ट कॉम्टे। इसने इनका क्या किया था, प्रतिपादन किया था प्रत्यक्षवाद का, जो इस मान्यता पर आधारित है कि वास्तविक ज्ञान वैज्ञानिक होता है, यानी कि जो हमें ज्ञान है जिसको हम प्रकट कर पा रहे हैं वो ज्ञान कैसा है, हमारा वास्तविक ज्ञान है, वैज्ञानिक है और यह तथ्यों तथा अनुभव पर आधारित होता है। निश्चयवाद मानव भूगोल की प्रमुख जर्मन विचारधारा है, जिसके अनुसार मनुष्य पर्यावरण की विशिष्ट देन है और समस्त मानवीय क्रियाएं भौतिक दशाओं पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये निश्चयवाद किसकी देन है, ये जर्मन विचारधारा हो जाएगी, ठीक है। और ये आपकी प्रत्यक्षवाद, ये फ्रांसीसी विचारधारा है। आगे बढ़िए। वैश्विक विज्ञान के रूप में भूगोल की उपयोगिता किस विद्वान के द्वारा सिद्ध की गई थी? इरेटोस्थनीज और स्ट्रैबो के द्वारा, हिकेटियस और हिप्पारकस के द्वारा, हम्बोल्ट और रिटर के द्वारा, अरस्तु और इरेटोस्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा ये सिद्ध की गई थी? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट करते जाइए। देखिए ये किसके द्वारा सिद्ध की गई थी, हम्बोल्ट और रिटर के द्वारा इसको सिद्ध किया गया था। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या इसकी यहाँ दी गई है, देख लीजिए। हम्बोल्ट और रिटर इन जैसे जो भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने वैश्विक विज्ञान के रूप में भूगोल की उपयोगिता सिद्ध की है। हम्बोल्ट के अध्ययन विधि का मूलाधार वैज्ञानिक थी। वे कल्पना पर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष दर्शन पर विश्वास करते थे। उनकी कई संकल्पनाएं दी गई हैं, जैसे मानव ग्रह के रूप में भूतल, स्थानिक वितरणों का विज्ञान था इनका एक लिखा गया था, और साथ में आपकी तथ्यों की विषमांगता, पार्थिव एकता को प्रतिपादित किया। जबकि जो कार्ल रिटर है, इनकी विचारधारा के प्रमुख तथ्य क्या है, पार्थिव एकता है, नियतिवाद, मानव केंद्रित भूगोल एवं संपूर्ण की संकल्पना, ये सभी सम्मिलित हैं किसके अंतर में, कार्ल रिटर के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से विचारों के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा, अपन लोगों को लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे कौन आए थे, ग्रीक आए थे, रोमन, अरब, अंधकार युग, तो ये अपन लोगों को लगाना है। चलिए लगाइए इसको। तो देखिए जो सही क्रम होता है, ग्रीक, रोमन, अंधकार, अरब हो जाएगा, यहाँ पे अरब अंधकार हो जाएगा, ठीक है। देखिए वैसे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये अरब जो अंधकार युग है, अरब युग से पहले आता है, ठीक है। अरबी लोगों से पहले अंधकार आता है 300 से लेकर के 1400 में बीच में। लेकिन जो एनटीए मानता है आप लोगों का ऑप्शन सही, वो अरब को पहले मानता है, अंधकार युग को बाद में मानता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोग भी क्या सही मानते हैं। अगर अपने हिसाब से देखा जाए जो हम पढ़ते हैं तो उस हिसाब से ये वाला सही होगा, एनटीए के हिसाब से ये सही होगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। यहाँ पे गिब्सन गुइल के पीट एवं राइट है, कौन से किस सिद्धांत से संबंधित हैं, आदर्शवाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद एवं अतिवाद। तो देखिए चलिए इनको मैच कर लीजिए। जो गिब्सन है आप लोगों के, ये संबंधित हैं यथार्थवाद से, ठीक है, सेकंड हो जाएगा। गुइल के हैं आदर्शवाद से, पीठ हैं आप लोगों के अतिवाद से, और जो राइट एवं किर्क हैं ये व्यवहारवाद से। 2 1 4 3 देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है आप लोगों का, 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आप लोगों के जर्मन स्कूल से दिए गए हैं, इनको अपन लोगों को क्या करना है, लगाना है, कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। ए.बी. रिच्टहोफेन दिए गए हैं, एफ. रेडजेल दिए गए हैं, अल्फ्रेड हेटनर है, ऑस्कर पिस्चेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, देखिए यहाँ पे जो आपका सही होगा, सबसे पहले अभी अपन लोगों ने किया हुआ है ये, ऑस्कर पिस्चेल आएंगे, उसके बाद में रिच्टहोफेन आएंगे, रेडजेल आएंगे, रेडजेल के बाद में हेटनर आएंगे, ठीक है। डी ऑप्शन आप लोगों का सही जा रहा है। अब डी देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, डी दिया गया है डी में ही, तो इसलिए आप लोग डी लगा लीजिए, ठीक है। वैसे काफ़ी इजी था ये, तो कैसे भी नहीं होते, 2 2 तो नहीं चलेंगे क्रम में, तो इसलिए आपका एक ही सही होगा। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने मेंटल मैप की धारणा को विकसित किया था,
पी गोल्ड एवं वाइट और लिंच ने, हमबोल्ट, रिटर और पास्कल ने, सैम्पल और हंटिंगटन ने, बोल्डिंग और हैगरस्टेड ने। तो किसने मेंटल मैप की जो अवधारणा थी उसका विकास किया था? तो ये आपके गोल्ड, वाइट एवं लिंच थे। इन्होंने ही मेंटल मैप की धारणा का विकास किया था। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1960 के दशक में व्यवहार परक भूगोल में मानसिक मानचित्र यानी कि मेंटल मैप का अध्ययन अधिक लोकप्रिय हो गया। ये जो विषय है इस पर डाउन एवं स्टी 1973 से लेकर के 1977 गोल्ड एवं वाइट की रचनाओं का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। एल्बर्ट हंटिंगटन, एलन चर्चिल, सैम्पल, हमबोल्ट, रिटर ये सभी कैसे हैं? नियतिवादी विचारधारा के समर्थक थे जो कि प्रकृति को अधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण के मानस मानचित्र को महत्वपूर्ण जो महत्व है उसको किसने पहली बार बल दिया था? डी वुड ने दिया था, एस जे गोल्ड ने, डी वुडवर्थ ने या फिर के लिंच ने। तो पहली बार किसने इस पर बल दिया था? तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? एस जे गोल्ड हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे भूगोल को 17 खंडों में किसके द्वारा लिखा गया था? टॉलेमी के द्वारा, रिटर के द्वारा, स्ट्रैबो के द्वारा या फिर अरस्तु के द्वारा। तो जो भूगोल है इसको 17 खंडों में लिखा गया था, ये स्ट्रैबो के द्वारा लिखा गया था। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। स्ट्रैबो है, इन्होंने भूगोल को 17 खंडों में लिखा। इन्होंने ऐतिहासिक इतिवृत्त के रूप में लगभग 43 पुस्तकों को लिखा। स्ट्रैबो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल की चारों प्रमुख शाखाओं गणितीय, भौतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक को एक साथ समाहित करके एक संपूर्ण भौगोलिक ग्रंथ की कल्पना की। टॉलेमी की अल्मागेस्ट नामक पुस्तक खगोल शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि दीर्घकाल तक आकाशीय पिंडों की गतिविधियों से संबंधित जानकारी के लिए मानक संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित रही थी। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए यहाँ पे आप लोगों का एक और क्वेश्चन है जो कि मानवतावादी भूगोल के समर्थक कौन कौन हैं? नाम दिए गए हैं। हैरिस हैं, ब्लॉन्स हैं, गोइल्के हैं, रेडजेल और ले और सैम्पल हैं। तो यहाँ पे आप लोग अब इनका लगा लीजिए कौन कौन से हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वाला सेशन किया था तो उसमें मानव भूगोल से संबंधित थे वो अपन लोगों ने पढ़ा था। मानव भूगोल के ये जो मानवतावादी शब्दावली है, शब्द जो दिया था वो यी फू तुआन के द्वारा दिया गया था। फ्रांसीसी हैं ये विद्वान। तो आप लोगों को अब थोड़ा बहुत याद आ रहा हो पिछले वाले सेशन का। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन है जो कि मानव भूगोल से संबंधित हैं। तो आपके जो हैरिस महोदय हैं ये मानव भूगोल से संबंधित हो जाएंगे और इसके बाद में ब्लॉन्स नहीं होंगे, ये संभव बात से हैं। और आपके जो गोइल्के हैं ये भी आपके किससे हो जाएंगे? मानव भूगोल से हैं। और साथ में आपके रेडजेल नहीं होंगे। ले और सैम्पल ये भी कैसे हो जाएंगे? आपके मानव भूगोल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ACE यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसकी आगे व्याख्या देख लीजिए। हैरिस, गोइल्के और ले और सैम्पल मानवतावादी भूगोल के समर्थक हैं। सबसे पहले 1976 में यी फू तुआन थे, इन्होंने मानववादी शब्दावली का प्रयोग किया। मानववादी भूगोल मानव का ऐसा उपागम है जो मानव के बोध, चेतना, कर्तव्य, सृजनात्मकता, विचार, विश्वास, अनुभव और मूल्यों को केंद्रीय एवं सक्रिय महत्व देता है, जिनसे लोग अपने पर्यावरण के लिए मनोवृत्ति या दृष्टिकोण बनाते हैं तथा जो पर्यावरण के साथ उनके संबंध को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किस मध्ययुगीन भूगोलवेत्ता ने टॉलेमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया था? अल-एदर्सी ने, अल-बेरूनी ने, इब्न बतूता ने या फिर इब्न खल्दून ने। तो किसने किया था टॉलेमी के कार्यों में सुधार? तो वो आप लोगों के और कोई नहीं, अल-एदर्सी हैं। इन्होंने ही क्या किया था? टॉलेमी के कार्यों में सुधार किया था। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। अल-एदर्सी नामक मध्ययुगीन अरब भूगोलवेत्ता टॉलेमी के कार्यों में व्यापक सुधार किए। अल-एदर्सी द्वारा तैयार किया गया विश्व मानचित्र भूगोल जगत के लिए उनकी विशिष्ट देन है।
उन्होंने टॉलेमी की रचनाओं का गंभीरता से अध्ययन किया था और उससे वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस समय के ज्ञात क्षेत्रों के लिए छोटे छोटे मानचित्रों का भी निर्माण किया और साथ में उनके मानचित्रों में वास्तविक रूप से ज्ञात तथ्यों एवं वितरणों को ही प्रदर्शित किया गया। अरब सागर और कैस्पियन सागर की सही स्थिति पहली बार जो ज्ञात की गई थी वो अल-इदर्सी के मानचित्र में ही प्रदर्शित की गई। संक्षेप में अल-इदर्सी ने अपनी यात्राओं तथा अनुभव के आधार पर ज्ञात देशों और प्रदेशों का प्रादेशिक वर्णन किया, जो कि लगभग कैसा था, वास्तविक था। ठीक है, इनका मैप काफ़ी अच्छा बना था, काफ़ी सटीक जानकारी इसमें मिली थी। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित अरबी विद्वानों में से किसने टॉलेमी की पुस्तक में सुधार किया था? तो वही आप लोगों के अल-इदर्सी हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सबसे पहले वैश्विक रणनीति दृष्टि मॉडल यानी कि ग्लोबल स्ट्रेटजिक व्यू मॉडल प्रस्तुत किया था? ए.टी. महान ने, एस.वी. कोहेन ने, ए.डी. सेवेरस्की ने या फिर एन.जे. स्पाइकमैन ने? तो ये आपका जो मॉडल है ग्लोबल स्ट्रेटजिक व्यू मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका ए.टी. महान के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। ए.टी. महान ने सबसे पहले सामुद्रिक शक्ति का राज्यों पर प्रभाव व्यक्त किया। उन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या अपनी जो पुस्तक थी, पुस्तक याद रखिएगा इनकी, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, इसमें की, जिसका प्रकाशन 1890 में हुआ। उन्होंने राज्यों की सामुद्रिक शक्ति के संदर्भ में सबसे पहले वैश्विक रणनीति दृष्टि मॉडल को विकसित किया। महान ने अधिकांशतः ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का अध्ययन किया था और उन्होंने ही संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए शक्तिशाली जल सेना की आवश्यकता व्यक्त की, क्योंकि जो लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए हवाई एवं कैरेबियन द्वीपों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये आज जो देश के नाम दिए होते हैं ना, इन पर थोड़ा सा ज़्यादा गौर करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। अटलांटिक को प्रशांत महासागर से संयुक्त करने वाली नहर के निर्माण पर बल दिया और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निकट कोई शक्तिशाली राष्ट्र न होने के कारण इनकी सामुद्रिक शक्ति के संदर्भ में स्थिति कैसी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रसिद्ध निबंध एक्सप्लेनिज्म इन ज्योग्राफी अब मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन किसके द्वारा लिखा गया था? एफ के सेफर के द्वारा, जे एच पीटरसन के द्वारा, डी ग्रेगरी के द्वारा या फिर एच ग्विल्के के द्वारा? तो ये वाला जो निबंध है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये आपके एफ के सेफर के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पंखा बंद करके ये मुझे अब वीडियो बनानी पड़ती है, तो बोलते बोलते हालत ख़राब सी होने लगती है, थोड़ी देर बाद में पसीना बहुत आने लगते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता एफ के सेपर महोदय ने अमेरिका के आयोवा विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के शिक्षक थे, जो अपनी भौगोलिक अध्ययन में रुचि के कारण भूगोलवेत्ताओं के समूह में सम्मिलित हो गए। उन्होंने हर्ट्सहोन की पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी भूगोल की प्रकृति का आलोचनात्मक विश्लेषण किया। 1953 ईस्वी में एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था एक्सप्लेनिज्म इन ज्योग्राफी द मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये इसका शीर्षक था। ठीक है, भूगोल में अपवादवाद एक विधि तंत्रीय परीक्षण है और यह हेटनर हर्ट्सहोन की व्याख्या के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चुनौती भी रही थी। सेफर हर्ट्सहोन विवाद के परिणाम स्वरूप भौगोलिक अध्ययन का केंद्र प्रादेशिक भूगोल से क्रमबद्ध भूगोल की ओर में स्थानांतरित हो गया। भूगोल में सिद्धांतपरक अध्ययन पर अधिक बल दिया गया। भूगोल क्रमशः क्षेत्रीय अंतःक्रिया यानी कि स्पाशियल इंटरेक्शन का विज्ञान बन चुका था। 18वीं शताब्दी में जर्मन दार्शनिक थे इमैनुअल कांट, इनको अपवादवाद का प्रवर्तक माना जाता था। ये इतना जो डीप दिया गया है, ये पूछा जाता है, सेपर हर्ट्सहोन विवाद पूछा जाता है और साथ में आपका ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद के विकास में योगदान दिया? डब्ल्यू.एल. गैरिसन ने, जे ब्लाउट ने, कार्ल रिटर ने, एडवर्ड सोजा ने? किसने दिया था आधुनिकतावाद के विकास में योगदान? तो वो आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पे
एडवर्ड सोजा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद के विकास में एडवर्ड सोजा महोदय का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद के विषय में अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर आधुनिकतावाद का उदय आधुनिक समाज वैज्ञानिक चिंतन पद्धति की ऐतिहासिकतावादी दृष्टिकोण के विरोध में हुआ है। उत्तर आधुनिकतावादी भूगोलवेत्ताओं एवं शोधकर्ताओं ने 1950 से 1980 तक प्रभुत्व वाले सभी चिंतन फलकों जैसे कि प्रत्यक्षवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद, मानववाद, तंत्र विश्लेषण, इन सभी को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। अतः आधुनिकतावाद के विकास में एम डियर, आर डी दीक्षित एवं डी ग्रेगरी, इन्होंने क्या किया था? महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये किस में दिया था? उत्तर आधुनिकतावाद में दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे पुस्तकें दी गई हैं, उनके लेखक दिए गए हैं। अर्डकुंडे, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट, एंथ्रोपोजियोग्राफी एवं कॉस्मोस, हम्बोल्ट, रेडजेल, वॉरेनियस एवं कार्ल रिटर। किसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो चलिए देख लेते हैं। अर्डकुंडे लिखी गई है कार्ल रिटर के द्वारा। ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट लिखी गई है वॉरेनियस के द्वारा। एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखी गई है रेडजेल के द्वारा, और जो कॉस्मोस है वो हम्बोल्ट के द्वारा लिखी गई है। यानी कि आप लोगों का ऑप्शन जो सही होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये हो चुका है आप लोगों का आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।